आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि आज की दुनिया में स्मार्टफोन्स, लोकतंत्र और विज्ञान का क्या रिश्ता है? सभी का एक गहरा इतिहास है, प्राचीन सभ्यताओं का। आज हम आपको उन महान समाजों की रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे जिन्होंने हमारी संस्कृति और तकनीक को आकार दिया। कल्पना कीजिए, जब दुनिया सिर्फ कच्चे सामान और अंधकार में थी, तभी से मानवता ने अपने विचारों को आकार देना शुरू किया। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा के लिए? चलिए समय के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन सभ्यताएं आज के आधुनिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं। प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास उन समाजों का अध्ययन और अन्वेषण है जो प्रारंभिक जात समय से लेकर मध्य युग तक जटिल सामाजिक संरचनाओं, संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और तकनीकों का विकास करते थे। यह युग मानव विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर को समाहित करता है, जिसमें लेखन, नगरीकरण, शासन और व्यापार का उदय शामिल है। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख पहलू डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, अर्बनाइजेशन, सोशल हायरार्कीज, पॉलिटिकल सिस्टम्स, कल्चरल अचीवमेंट्स, ट्रेड एंड इकोनॉमी, इंपैक्ट ऑफ जियोग्राफी। प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने का महत्व। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन प्रोग्रेस। इन समाजों का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि आधुनिक संस्कृतियों, तकनीकों और राजनीतिक प्रणालियों की नींव कैसे रखी गई। कल्चरल लेगेसी। प्राचीन सभ्यताओं से आए विचार, नवाचार और मूल्य आज की समकालीन समाजों को आकार देते हैं। प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास मानव अनुभव का एक विशाल और समृद्ध ताना बाना है, जो दर्शाता है कि प्रारंभिक समाजों ने आज की दुनिया के लिए कैसे आधार तैयार किया। Prehistoric societies before 3000 BCE, Paleolithic era, circa 2.5 million years ago, 10,000 BCE। शब्द सिरका अक्सर सी के रूप में संक्षिप्त एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लगभग या अनुमानित। इसका उपयोग इतिहासकारों और पुरातत्वविदों द्वारा यह बताने के लिए किया जाता है कि एक तिथि सटीक नहीं है, बल्कि एक अनुमान है। उदाहरण के लिए सर्का 10,000 BCE यह सुझाव देता है कि घटना उस समय के आसपास हुई, लेकिन सटीक वर्ष निश्चित नहीं है। सोसाइटल स्ट्रक्चर। हंटर गैदरर ग्रुप्स समुदाय आमतौर पर छोटे होते थे, जिसमें परिवार के समूह या बैंड शामिल होते थे। सामाजिक संरचनाएं समानतावादी थीं, जहां भूमिकाएं अक्सर उम्र और लिंग के अनुसार निर्धारित होती थीं। पुरुष सामान्यतः शिकार करते थे, जबकि महिलाएं पौधों को इकट्ठा करती थीं। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। स्टोन टूल्स उपकरण बनाने की प्रक्रिया सरल पत्थर के चॉपर से शुरू हुई और फिर अधिक विशिष्ट उपकरण जैसे हाथ के कुल्हाड़ी और चाकू में विकसित हुई। अपर पेलियोलिथिक के दौरान हड्डी, सींग और फ्लिंट से बने अधिक परिष्कृत उपकरण बनाए गए। फायर मास्टरी, आग पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसने खाना पकाने, गर्मी और शिकारी से सुरक्षा की सुविधा प्रदान की। आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। केव आर्ट, प्रसिद्ध गुफा चित्र जैसे लास्को और अल्टामिरा अक्सर जानवरों और मानव आकृतियों को दर्शाते थे, जिन्हें शिकार समारोहों या आध्यात्मिक विश्वासों से जोड़ा जाता है। पोर्टेबल आर्ट। छोटी मूर्तियां जैसे वीनस फिगुरीन्स प्रजनन या महिला रूप की प्रारंभिक अभिव्यक्तियों का सुझाव देती हैं, जो जटिल आध्यात्मिक जीवन को इंगित करती हैं। नियोलिथिक रेवोल्यूशन स्पैनिंग फ्रॉम अराउंड 10,000 BCE to 3000 BCE। एग्रीकल्चरल शिफ्ट, फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन। यह अवधि शिकार इकट्ठा करने से कृषि की ओर संक्रमण को चिह्नित करती है। प्रारंभिक किसान मुख्य फसलें जैसे गेहूं, चावल और मक्का उगाने लगे और भोजन, श्रम और साथी के लिए जानवरों को पालतू बनाने लगे। सेटलमेंट्स। परमानेंट कम्युनिटीज। जैसे जैसे कृषि अधिक विश्वसनीय होती गई, लोग एक स्थान पर बसने लगे, जिससे गांवों की स्थापना हुई। उल्लेखनीय प्रारंभिक बस्तियों में चतालहोयक आधुनिक तुर्की में और जेरिको लेवेंट में शामिल हैं। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। स्थायी बस्तियां बढ़ी हुई जनसंख्या घनत्व और सामाजिक विभाजन का कारण बनी। भूमिकाएं अधिक विशेषीकृत हो गईं, जिससे नेताओं, कारीगरों और व्यापारियों का उदय हुआ। कल्चरल डेवलपमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। मिट्टी के बर्तन और बुनाई जैसी नवाचार उभरी।
जिससे भंडारण और कपड़े में सुधार हुआ। सिंचाई और हल चलाने की तकनीकें भी विकसित होने लगीं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्थायी जीवन के साथ समुदाय अक्सर सामुदायिक संरचनाएं बनाते थे, जो संगठित धर्म और साझा विश्वासों को दर्शाती हैं। Early River Valley civilizations around 3000 to 1500 BCE. Mesopotamia from approximately 3500 to 500 BCE. Sumerians प्राचीन मेसोपोटामिया की सबसे पहली सभ्यताओं में से एक थे, जो लगभग 3500 BCE में सुमर क्षेत्र में उभरे। उन्होंने ऊर और उरुक जैसे शहर राज्यों की स्थापना की, जो अपनी उन्नत वास्तुकला और शासन के लिए प्रसिद्ध थे। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान एपिक ऑफ गिलगमेश है, जो एक प्राचीन साहित्यिक कृति है जो नायकत्व और मृत्यु के विषयों का अन्वेषण करती है। जिगुरेट ऑफ ऊर एक विशाल मंदिर संरचना जो चंद्रमा के देवता नन्ना को समर्पित है, उनके वास्तु कौशल का उदाहरण है। अकाडियंस एक सेमिटिक जाति ने सारगोन ऑफ अकाद के तहत लगभग 2334 बीसीई में पहला जात साम्राज्य स्थापित किया, जो विभिन्न शहर राज्यों को एकीकृत करता है और अकेडियन संस्कृति और भाषा को फैलाता है। सारगोन का साम्राज्य प्रारंभिक केंद्रीकृत शासन और सैन्य विस्तार का एक प्रमुख उदाहरण है। अकाडियन लैंग्वेज व्यापक रूप से उपयोग में आई और इस क्षेत्र की बाद की संस्कृतियों को प्रभावित किया। बेबीलोनियंस लगभग 1894 बीसीई के आसपास एक शक्तिशाली बल के रूप में उभरे। हम्मुराबीज कोड के लिए प्रसिद्ध, जो न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करता है। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, हालांकि इसकी उपस्थिति पर बहस है, बाबुल साम्राज्य की समृद्धि और सोफिस्टिकेशन का प्रतीक है। एंशिएंट इजिप्ट फ्रॉम अराउंड 3100 to 30 BCE। फेरोज प्राचीन मिस्र के शासक दिव्य व्यक्तियों के रूप में देखे जाते थे। महत्वपूर्ण उदाहरणों में रमसीज II शामिल हैं, जो सैन्य विजय और अबू सिम्बल में विशाल वास्तुकला के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, और क्लियोपाट्रा 7 जो टॉलेमेइक किंगडम की आखिरी सक्रिय शासक थीं, उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक गठबंधनों के लिए प्रसिद्ध हैं। हायरोग्लिफिक्स प्राचीन मिस्र की औपचारिक लेखन प्रणाली, धार्मिक ग्रंथों और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए उपयोग की जाती थी। रोसेट्टा स्टोन इस लेखन प्रणाली को समझने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने प्राचीन मिस्र की सभ्यता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। बुक ऑफ द डेड एक शव संस्कार ग्रंथ मृतकों की सहायता के लिए मंत्रों को शामिल करता है, जो जीवन के बाद के बारे में उनके विश्वासों को दर्शाता है। पिरामिड्स फरोहों के लिए विशाल समाधियां प्राचीन मिस्री संस्कृति का प्रतीक हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा फेरो खुफू के लिए निर्मित प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, जबकि पिरामिड ऑफ जोसर अपने स्टेप्ड डिजाइन के साथ एक महत्वपूर्ण वास्तुकला उन्नति को चिह्नित करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो ये 2 प्रमुख शहरी केंद्र उन्नत शहरी योजना के साथ उभरे, जिसमें सुव्यवस्थित लेआउट और विकसित जल निकासी प्रणालियां शामिल थीं। ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो इस बात का संकेत है कि पवित्रता के अनुष्ठान का महत्व था, जबकि इंडस सील्स, जिनमें पशु चित्रण होते हैं, जटिल व्यापार प्रणाली का सुझाव देते हैं। ट्रेड नेटवर्क्स इंडस वैली सिविलाइजेशन ने व्यापक व्यापार में संलग्न किया, जो बीड्स एंड ज्वेलरी के उनके कौशल और कॉटन टेक्सटाइल्स के उत्पादन द्वारा प्रमाणित है, जो पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण वस्तुएं बन गईं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन लगभग 1900 बीसीई में हुआ, जो कई कारकों से प्रभावित था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, नदियों के पैटर्न में परिवर्तन और संभावित आर्थिक विघटन शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी केंद्रों का अबंडोनो मतलब त्याग हुआ। शांग डायनेस्टी इन चाइना लगभग 1600 से 1046 बीसीई तक। ऑरिकल बोन्स पूर्वानुमान अभ्यास में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जो अपने सवालों को प्राचीन चीनी संस्कृति में एंसेस्टर्स के साथ संवाद करने के लिए अंकित करती थीं।
यह प्रथा आध्यात्मिकता और शासन के महत्व को दर्शाती है। शांग डायनेस्टी रिचुअल्स उस समय के सांस्कृतिक ढांचे और सामाजिक क्रम को दर्शाते हैं। एंसेस्टर वर्शिप। एंसेस्टर वर्शिप में मृतक परिवार के सदस्यों का सम्मान करने के लिए अनुष्ठान शामिल होते हैं। रिचुअल सैक्रिफाइसेस, जिनमें पशुओं और कभी-कभी मनुष्यों की बलि शामिल होती है, जीवन और उनके पूर्वजों के बीच गहरे संबंध को उजागर करते हैं। रॉयल टूम्स, जैसे कि अन्यांग में पाए गए, सामान और बलि के अवशेषों से भरे हुए होते हैं, जो दफन प्रथाओं की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। ब्रॉन्ज मेटलर्जी। शांग डायनेस्टी अपने उन्नत ब्रॉन्ज मेटलर्जी के लिए जानी जाती है, जो हथियारों और अनुष्ठानिक बर्तनों का उत्पादन करती थी। ब्रॉन्ज वेसल्स, जो अनुष्ठानों में उपयोग होते थे, कला और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को दर्शाते हैं, जबकि ब्रॉन्ज वेपन्स ने सैन्य लाभ प्रदान किए, जो क्षेत्रीय विस्तार में सहायक बने। इन प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली और शांग डायनेस्टी ने मानवता की नींव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो शासन, संस्कृति और प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से हुआ। उनके लेखन, भव्य वास्तुकला और जटिल सामाजिक संरचनाएं आधुनिक समाजों को आज भी प्रभावित करती हैं। Classical civilizations from around 1500 BCE to approximately 500 CE represent a fascinating era in human history. एंशिएंट ग्रीस के काल को शहर राज्यों या सिटी स्टेट्स के उदय के लिए जाना जाता है, जो अपनी विशेष राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान रखते थे। एथेंस ने पहले जात लोकतंत्र का विकास किया, जहां नागरिक सक्रिय रूप से शासन में भाग ले सकते थे। यह लोकतांत्रिक प्रयोग पेरिक्लीस जैसे नेताओं के तहत विकसित हुआ, जिन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे पार्थेनॉन का निर्माण हुआ, जो देवी एथेना को समर्पित एक मंदिर है। इसके विपरीत स्पार्टा ने एक सैन्य ओरिएंटेड समाज विकसित किया, जिसने अगोज के माध्यम से अनुशासन और ताकत पर जोर दिया। इस सामाजिक ढांचे ने मजबूत योद्धाओं को जन्म दिया और एक अनोखी संस्कृति को आकार दिया। फिलॉसफी के क्षेत्र में ग्रीस पश्चिमी विचार का केंद्र था, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व शामिल थे, जैसे सोक्रेटिस, जिन्होंने संवादात्मक जांच की विधि पेश की, प्लेटो, जिन्होंने एकेडमी की स्थापना की और न्याय और आदर्श राज्य के विचारों पर अपने काम द रिपब्लिक में चर्चा की, और एरिस्टोटल, जिनके लेखन ने नैतिकता, राजनीति और प्राकृतिक विज्ञान में ठोस आधार प्रदान किया। इस समय के दौरान कला भी खिली, जिसमें नाटक का विकास हुआ। प्रसिद्ध नाटककारों में एस्काइलस, सोफोक्लीज और एरिस्टोफेनीज शामिल थे, जिनके काम नैतिकता, शासन और समाज के विषयों को संबोधित करते थे। पर्शियन एम्पायर, जिसे साइरस द ग्रेट ने स्थापित किया, एक विशाल और विविध साम्राज्य था, जिसे कुशल प्रशासन की विशेषता थी। साम्राज्य को सेट्रपीज नामक प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें एक सेट्रैप द्वारा नियंत्रित किया गया, जो स्थानीय शासन सुनिश्चित करता था, जबकि सम्राट के प्रति वफादारी बनाए रखता था। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म ने फारसी संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अच्छे और बुरे की द्वैतता और नैतिक जीवन के महत्व पर जोर देती है। मौर्य एम्पायर, जिसे चंद्रगुप्ता मौर्य ने स्थापित किया, ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। अशोका का शासन इस साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कलिंगा वॉर के विनाश को देखने के बाद अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके शिक्षाओं को फैलाया, नैतिक शासन के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए, जो उनके साम्राज्य में अशोकाज एडिक्ट्स के रूप में अंकित थे। ये शिलालेख धर्म का पालन करने और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित करते थे। रोमन रिपब्लिक एंड एम्पायर। रोमन रिपब्लिक, जो लगभग 509 बीसीई में स्थापित हुई, पश्चिमी सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक जटिल शासन प्रणाली से विशेषता थी, जिसमें सेनेट और लोकप्रिय असेंबली शामिल थीं, जिन्होंने संतुलन और नियंत्रण की अनुमति दी।
इस समय प्रमुख व्यक्तित्वों जैसे जूलियस सीजर का उदय हुआ, जिनका रूबिकॉन रिवर को पार करना 49 बीसीई में शक्ति की ओर बढ़ने का एक निर्णायक मोड़ था, जिससे रिपब्लिक से एम्पायर में परिवर्तन हुआ जो ऑगस्टस के तहत हुआ। संक्षेप में ये क्लासिकल सभ्यताएं एंशिएंट ग्रीस, पर्शियन एम्पायर, मौर्य एम्पायर और रोमन रिपब्लिक एंड एम्पायर मानव समाज के विकास में अद्वितीय रूप से योगदान करती हैं। उनके शासन, दर्शन, विज्ञान और संस्कृति में नवाचारों ने ऐसे स्थायी प्रभाव छोड़े हैं जो आज भी हमारे विश्व को आकार देते हैं। The post-classical period, spanning from around 500 to 1500 CE. The Byzantine Empire और बिजेंटीन एम्पायर पूर्वी हिस्से के रूप में उभरा, जो रोमन एम्पायर का उत्तराधिकार था, जो पश्चिमी हिस्से के 476 सीई में पतन के बाद भी फलता फूलता रहा। इसका केंद्र कॉन्स्टेंटिनोपल, वह राजधानी जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा स्थापित की गई, जो यूरोप और एशिया के बीच की रणनीतिक स्थिति के लिए जानी जाती है, व्यापार, संस्कृति और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बाइजेंटीन एम्पायर की विशेषता इसकी मजबूत प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें जटिल ब्यूरोक्रेसी और ग्रीक भाषा का उपयोग शामिल था, जिसने इसे पश्चिमी हिस्से से अलग किया। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, एक शाखा जो पूर्वी यूरोप में विकसित हुई और इसके परंपराओं और प्रथाओं द्वारा पहचानी जाती है, बिजेंटीन पहचान का केंद्रीय तत्व था। चर्च का दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो शिक्षा से लेकर राजनीति तक सब कुछ प्रभावित करती थी। सम्राट अक्सर पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते थे, जिससे चर्च और राज्य के बीच घनिष्ठ संबंध बनता था। बाइजेंटीन एम्पायर की एक प्रमुख कानूनी उपलब्धि जस्टिनियंस कोड, सम्राट जस्टिनियन आई द्वारा आदेशित कानूनों का एक व्यापक संकलन, जो यूरोप में कानूनी प्रणालियों के विकास को प्रभावित करता है, थी। यह कोड, जिसे कॉर्पस जूरिस सिविलिस के नाम से भी जाना जाता है, ने मौजूदा कानूनों को सरल और संकलित करने का प्रयास किया, जिससे वे अधिक सुलभ और लागू हो सकें। इसने न्याय और समानता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया, जो बाद में यूरोपीय कानूनी विचारों को आकार देंगे। सांस्कृतिक रूप से बाइजेंटीन एम्पायर ने शास्त्रीय ज्ञान को संरक्षित किया और कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से मोज़ेक्स के माध्यम से। हागिया सोफिया, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक भव्य कैथेड्रल जो अपनी विशाल गुंबद और सुंदर मोजाइक के लिए प्रसिद्ध है, बाइजेंटीन वास्तुकला और कलात्मक उपलब्धियों का प्रमुख उदाहरण है। यह धार्मिक श्रद्धा और साम्राज्य की समृद्धि को दर्शाता है। इस्लामिक गोल्डन एज लगभग 8वीं से 14वीं शताब्दी तक का एक काल था, जब इस्लामी दुनिया में असाधारण बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास हुआ। विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्वानों ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए जो बाद में यूरोप और अन्य स्थानों पर प्रभाव डालेंगे। प्रमुख व्यक्तियों में इब्न सीना, जिन्हें अविसेना के नाम से भी जाना जाता है, एक फारसी बहुविद्या जिनका चिकित्सा और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है, और अल ख्वारिज़मी, एक गणितज्ञ जिन्होंने बीजगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाएं और शब्दावली पेश की, शामिल हैं। इनकी ग्रंथों का बाद में लैटिन में अनुवाद किया गया और ये यूरोपीय विश्वविद्यालयों में मानक संदर्भ बन गए। हाउस ऑफ विजडम, बगदाद में स्थित एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र जहां विद्वानों ने अध्ययन और अनुवाद किया, इस काल के दौरान महत्वपूर्ण था। इसने प्राचीन ग्रीक, रोमन और फारसी ग्रंथों के अरबी में अनुवाद को सुविधाजनक बनाया, जिससे महत्वपूर्ण ज्ञान संरक्षित हुआ। चिकित्सा में हाउस ऑफ विजडम ने शल्य चिकित्सा की तकनीकों और अस्पतालों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कला ने भी कैलीग्राफी, सजावटी लेखन या हस्तलिखित अक्षर और भूगोलिक डिजाइन के रूप में खिलना शुरू किया, क्योंकि धार्मिक संदर्भों में मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व अक्सर टाला गया। वास्तुकला में शानदार मस्जिदों का निर्माण हुआ, जैसे कि ग्रेट मॉस्क ऑफ समारा, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक, जो अपने अनोखे मीनार के लिए जानी जाती है। इस काल में व्यापार नेटवर्क काफी विस्तारित हुए, जो मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के क्षेत्रों को जोड़ते थे। सिल्क रोड, प्राचीन व्यापार मार्ग जो पूर्व और पश्चिम के बीच वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान की सुविधा देता है,
ने न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान किया बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विचारों को भी फैलाया, जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण के लिए मंच तैयार किया। मिडीवल चाइना विशेष रूप से टांग और सोंग राजवंशों के दौरान महत्वपूर्ण विकास और सांस्कृतिक समृद्धि का काल था। टांग डायनेस्टी, जो 618 से 907 ईस्वी तक रही, अपनी विविधता और कलात्मक उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। वहीं सोंग डायनेस्टी, जो 960 से 1269 ईस्वी तक रही, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है। तांग डायनेस्टी अक्सर चीनी कविता और कला के सुनहरे युग के रूप में जाना जाता है। प्रमुख कवियों जैसे ली बाय, जो रोमांटिक और कल्पनाशील कविता के लिए प्रसिद्ध थे, और डू फू, जो जीवन और समाज पर गहन विचारों के लिए जाने जाते थे, ने ऐसी कृतियां रची जो आज भी प्रिय हैं। इस समय चित्रकला और सिरेमिक में भी प्रगति हुई, जिसमें उत्कृष्ट पोर्सलेन का निर्माण शामिल था। सोंग डायनेस्टी ने एक आर्थिक क्रांति का अनुभव किया, जो व्यापार और शहरीकरण में वृद्धि के साथ थी। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग जैसी नवाचारों ने ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाया, जिससे साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि हुई। इस समय गन पाउडर का उपयोग शुरू हुआ, जिसने युद्ध और हथियारों के विकास को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। सिल्क रोड ने व्यापार को जारी रखा, लेकिन सोंग डायनेस्टी ने समुद्री व्यापार में भी वृद्धि देखी, जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे जोड़ता था। वस्तुओं और विचारों के इस आदान प्रदान ने एक जीवंत अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक जीवंतता को बढ़ावा दिया। मेसो अमेरिका में माया और एज़टेक जैसी सभ्यताएं पोस्ट क्लासिकल पीरियड के दौरान फल फूल रही थीं। प्रत्येक ने उन्नत सामाजिक संरचनाएं और उपलब्धियां प्रदर्शित की। माया सिविलाइजेशन, एक प्राचीन सभ्यता जो अपनी जटिल समाज, चित्रलिपि और खगोल ज्ञान के लिए जानी जाती है, को शहर राज्यों जैसे टिकाल और पलेंके में जाना जाता है। टिकाल सबसे बड़े माया शहरों में से एक, जो अपनी प्रभावशाली पिरामिडों और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मायाओं ने खगोल विज्ञान की एक जटिल समझ विकसित की, जिससे उन्होंने सटीक कैलेंडर बनाए, जैसे कि माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर। माया लॉन्ग काउंट कैलेंडर एक कैलेंडर प्रणाली जिसका उपयोग मायाओं ने लंबे समय तक की अवधि को ट्रैक करने के लिए किया। उनकी लेखन प्रणाली, जो चित्रलिपियों से बनी थी, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक ग्रंथों को रिकॉर्ड करती थी। एज़टेक एम्पायर, एक मेसो अमेरिकी सभ्यता जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विकसित हुई, ने 14वीं सदी में प्रमुखता हासिल की। एज़टेक समाज बहुत हद तक विभाजित था, जिसमें शीर्ष पर एक शासक, उसके बाद कुलीन, योद्धा और आम लोग थे। वे अपनी प्रभावशाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे टेम्प्लो मेयर टेनोच्टिट्लान में मुख्य मंदिर, जो देवताओं हुइत्जिलपोच्टली और त्लालोक को समर्पित है, और उनकी कृषि नवाचारों के लिए, जैसे चिनम्पस, तैरती कृषि द्वीप, जो उथले झीलों में बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं ने कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जटिल मिट्टी के बर्तनों, कपड़ों और स्मारकीय संरचनाओं का निर्माण किया, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक ढांचों को दर्शाते हैं। उनकी विरासत आज भी मेसो अमेरिकन संस्कृति और इतिहास को प्रभावित करती है। पोस्ट क्लासिकल पीरियड विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं के समृद्ध विकास का समय था। प्रत्येक ने कानून, विज्ञान, कला और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण नवाचारों का योगदान दिया। बाइजेंटाइन एम्पायर ने रोमन धरोहर को संरक्षित और रूपांतरित किया। इस्लामिक गोल्डन एज ने ज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति को बढ़ावा दिया। मिडीवल चाइना ने अग्रणी तकनीकों का परिचय दिया, और मेसो अमेरिकन सभ्यताओं ने उन्नत सामाजिक संरचनाएं और उपलब्धियां प्रदर्शित की। ये अंतःक्रियाएं और नवाचार विश्व इतिहास के लिए नींव तैयार करते हैं। वीडियो लंबा होने के कारण इसे हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको यह समय यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।